हेलो दोस्तों, तो आप सबका वेलकम है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल फार्मा ट्यूटोरियल हब पर। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग एक्टिंग ऑन यूरिनरी सिस्टम। मतलब कौन कौन सी ड्रग हैं जो हमारे यूरिनरी सिस्टम या रीनल सिस्टम पर वर्क करती हैं। इसमें मेनली दो टाइप्स की ड्रग आती हैं दोस्तों। पहला होता है डायोरेटिक्स और दूसरा होता है एंटी डायोरेटिक्स। डायोरेटिक्स और एंटी डायोरेटिक्स क्या है, इनका क्लासिफिकेशन क्या है, ये सारी बातें करने से पहले हमको कुछ जनरल बातें जान लेनी चाहिए हमारे यूरिनरी सिस्टम के बारे में, क्योंकि जब हम डायोरेटिक्स और एंटी डायोरेटिक्स की स्टडी करेंगे तो ये सारी बातें वहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेंगी। क्योंकि जब हम किसी भी डायोरेटिक्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे तो जो हमारा नेफ्रॉन्स होता है उसके पर्टिकुलर पार्ट पे ही पर्टिकुलर ड्रग एक्ट करती है। इसीलिए हमको नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर की स्टडी करनी पड़ेगी। मतलब इसीलिए हम पहले बेसिक इंट्रो पे जाएंगे हमारे यूरिनरी सिस्टम के। तो सबसे पहले द मेन फंक्शन ऑफ द यूरिनरी सिस्टम इज टू मेंटेन होम्योस्टेटिस स्टेसिस बाय रेगुलेटिंग द वॉल्यूम एंड कंसंट्रेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स। जो हमारी यूरिनरी सिस्टम का मेन फंक्शन होता है वो दोस्तों हमारी होम्योस्टेसिस को मेंटेन करना होता है। वो भी कैसे, जो हमारे बॉडी फ्लूइड्स के वॉल्यूम और कंसंट्रेशन को रेगुलेट करके। होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने का मतलब होता है हमारे दोस्तों हमारे बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करना। तो अगर हम बात करें तो इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन कर रहा है हमारा क्या, यूरिनरी सिस्टम। वो कैसे कर रहा है, जो हमारे बॉडी फ्लूइड्स हैं उनके वॉल्यूम और कंसंट्रेशन को मेंटेन करके, रेगुलेट करके। अगर हम बात करें कि यूरिनरी सिस्टम के कौन कौन से पार्ट होते हैं तो उनमें जनरली तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। आपका दो उसमें 2 किडनीज आती हैं, एक ब्लैडर आता है और एक यूरेथ्रा आता है। अब हम अगर बात करें कि जो हमारी किडनी होती है उसकी जो हमारी फंक्शनल यूनिट होती है वो आपकी क्या होती है, नेफ्रॉन। ठीक है दोस्तों। और हमारी प्रत्येक किडनी में, ईच किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं। अगर हम बात करें किडनी के फंक्शंस की तो किडनी के जो फंक्शन है उनको बेसिकली तीन तरह के फंक्शंस में डिवाइड किया गया है। आपका एक रेगुलेटरी फंक्शन हो गया, एक एक्सक्रीटरी फंक्शन हो गया और तीसरा आपका हार्मोनल फंक्शन हो गया। रेगुलेटरी फंक्शन में एसिड बेस का बैलेंस, फ्लूइड का बैलेंस और इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस आता है। ये आपके किडनी का फंक्शन होता है। एक्सक्रीटरी फंक्शन की बात करें अगर किडनी के तो एक्सक्रीशन ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट, जो हमारे नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी में बनते हैं जैसे लाइक एज अ यूरिया, उनको हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट करना होता है। तो ये उसका होगा आपका कौन सा, एक्सक्रीटरी फंक्शन। अगर हम बात करें हार्मोनल फंक्शन की तो एक्टिवेशन ऑफ विटामिन डी का एक्टिवेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ रेनिन एंड एरिथ्रोपोएटिन, ये आपके हार्मोन्स हैं जिनका ये आपका हार्मोनल फंक्शन है किसका, किडनी का। अगर हम बात करें कि मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, कैसी हमारी बॉडी में यूरिन का फॉर्मेशन होता है, तो अगर हम उसकी बात करें तो उसमें बेसिकली आपके 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं आपके, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन एंड एक्टिव ट्यूबुलर सिक्रीशन। ये आपके 3 बेसिक स्टेप्स होते हैं जो आपके यूरिन फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ पे आपका जो है वो आपका नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर दिया गया है। क्योंकि ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब हम डायोरेटिक्स के क्लासिफिकेशन की बात करेंगे ड्रग्स की, तो इसके पर्टिकुलर साइट पे ही पर्टिकुलर ड्रग ऐड करती है। तो कौन कौन सी ड्रग कौन कौन से साइट पे ऐड करती है, तो इसलिए नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर की स्टडी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर हम नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर की बात करें तो ये आपका है ग्लोमेरुलस और ये आपका वोमन कैप्सूल। यहाँ से जो ब्लड आता है एफरेंट आर्ट्रियोल से ब्लड आपके ग्लोमेरुलस में आता है और वहाँ से जो आपके सोडियम्स हैं, वाटर्स हैं, मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, वो आपके यहाँ पे आ जाते हैं वोमन कैप्सूल में। और इफरेंट आर्ट्रियोल से यहाँ ब्लड, जब यहाँ से आपके इलेक्ट्रोलाइट और वाटर इसमें आ जाएंगे तो जो ब्लड बचेगा वो इफरेंट आर्ट्रियोल से बॉडी के अलग अदर पार्ट्स में जाएगा। ये आपका वोमन कैप्सूल है। वोमन कैप्सूल के बाद जो आपका नेक्स्ट पार्ट होता है नेफ्रॉन का, वो आपका होता है पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। यहाँ पे आपकी साइड फर्स्ट होती है। अब ये साइड फर्स्ट, साइड सेकंड, साइड थर्ड, साइड फोर्थ क्या है, ये हम जब हम डायूरेटिक्स का क्लासेस देखेंगे तो वहाँ पे इसकी बातें करेंगे हम। और ये आपका जो नेक्स्ट पार्ट होता है वो आपका है थिन डिसेंडिंग लिम्ब। ये आपका पूरा लूप ऑफ हिलने होता है। लूप ऑफ हिलने में मेनली 2 पार्ट होते हैं आपके, थिन डिसेंडिंग लिम्ब और थिक असेंडिंग लिम्ब। और अगर नेक्स्ट जो आपका पार्ट होता है लूप ऑफ हिलने के बाद वो आपका डीसीटी होता है। डीसीटी में दो पार्ट होते हैं आपके, एक अर्ली होता है और आपका एक लेट होता है, अर्ली डिस्टल ट्यूब्यूल और लेट डिस्टल ट्यूब्यूल। और उसके बाद आपका ये पूरी कलेक्टिंग डक्ट होती है। यहाँ पे कुछ बातें लिखी हुई हैं जैसे आपके लूप ऑफ फिनले पे ऑस्मेटिक डायरेटिक्स एक्ट करती है
और साइट थर्ड पे जो आपका अर्ली डीसीटी है वहाँ पे आपका थायजाइट एक्ट करता है, और यहाँ पे कार्बोनिक एनहाइड्रेज वर्क करता है साइट फर्स्ट पे पीसीटी पे, और आपका जो कलेक्टिंग डक्ट है यहाँ पे आपके पोटेशियम स्पेयरिंग डाययूरेटिक्स वर्क करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो है आपका जो वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड फिल्टर करता है आपका टोटल ग्लोमेरुलस, वो आपका 180 लीटर पर डे फिल्टर करता है, और इसमें 99% जो फ्लूइड है वो रीअब्जॉर्ब हो जाता है। दैट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि टोटल जो यूरिन का आउटपुट होता है वो 1 to 1.5 लीटर पर डे होता है, मतलब एक दिन में 1 से 1.5 लीटर यूरिन का फॉर्मेशन होता है हमारी बॉडी में दोस्तों। और अगर हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट की बात करें तो वही है कि 180 लीटर पर डे, या उसको हम 125 ml पर मिनट भी बोल सकते हैं। अब हम जो हमारा नेफ्रॉन है उसके डिफरेंट पार्ट की स्टडी करेंगे, मतलब कौन से पार्ट में कौन सा आयन एब्जॉर्ब हो रहा है, और जब वहाँ पे एब्जॉर्प्शन होने के बाद रीएब्जॉर्प्शन होने के बाद उसके किस टाइप का फ्लूइड आगे मूव करेगा। तो जो हमारा सबसे पहला पार्ट है हमारे उसका नेफ्रॉन का, वो है आपका पीसीटी। तो पीसीटी मतलब प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इसमें जो होता है 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट और वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है दोस्तों पीसीटी में। अगर हम बात करें मतलब सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन आपके कहाँ होता है, नेफ्रॉन के किस पार्ट में, वो होता है आपके पीसीटी में। और मोस्ट ऑफ द फिल्टर्ड एन इज एक्टिवली एब्जॉर्ब, जो आपके फिल्टर्ड एन हैं मतलब सोडियम आयन है वो एक्टिवली एब्जॉर्ब होते हैं पीसीटी पार्ट में। Cl इज एब्जॉर्ब पैसिवली, जो आपका क्लोरीन आयन है वो आपका पैसिवली एब्जॉर्ब होता है। यहाँ पे कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, बाइकार्बोनेट के एब्जॉर्प्शन में एंड हाइड्रोजन आयन के सिक्रेशन में। वही लिखा गया है कार्बोनिक एनहाइड्रेज प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन एब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट एंड सिक्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। इसमें सोडियम एंड हाइड्रोजन एक्सचेंजर होता है पीसीटी में। उसका मेन फंक्शन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ सोडियम फ्रॉम द ल्यूमेन इनटू द सेल, मतलब सोडियम का ट्रांसफर करना ल्यूमेन से सेल में, और हाइड्रोजन का ट्रांसफर करना सेल से ट्यूबुलर फ्लूइड में। तो ये इसका फंक्शन होता है किसका, सोडियम और हाइड्रोजन एक्सचेंजर का पीसीटी में। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो पोटेशियम और ग्लूकोज एमिनो एसिड ये सब भी यहाँ पे आपके रीएब्जॉर्ब होते हैं पीसीटी के पार्ट में, और वाटर भी रीएब्जॉर्ब होता है, वाटर आल्सो गेट रीएब्जॉर्ब इन द पीसीटी। और जो हमारा ट्यूबुलर फ्लूइड बनेगा, जो अगर ये सारे रीएब्जॉर्प्शन होने के बाद 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट के एब्जॉर्प्शन होने के बाद जो हमारा फ्लूइड बनेगा वो आपका कैसा होगा, वो आपका होगा आइसोटोनिक। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर पूछा जाए किस प्रकार का फ्लूइड होगा, प्रॉपर्टी क्या होगी उसकी, तो आइसोटोनिक फ्लूइड बनेगा हमारा पीसीटी के बाद। मतलब जो आपका ट्यूबुलर फ्लूइड होगा पीसीटी में वो आपका कैसा होगा, आइसोटोनिक होगा। अगर अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है हमारे नेफ्रॉन का, वो है आपका लूप ऑफ हेनले। इसके दो पार्ट हैं, थिक डिसेंडिंग लिंक और थिन डिसेंडिंग लिंक और थिक असेंडिंग लिंक। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, यहाँ पे वही लिखा गया है लूप ऑफ हेनले के दो पार्ट, एक डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप हेनले और असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। तो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में क्या होता है, ये जो आपका होता है ये इम्परमिएबल टू सोडियम एंड यूरिया, ये यूरिया और सोडियम के लिए इम्परमिएबल होता है आपका डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। जो हेनले का डिसेंडिंग लिम्ब पार्ट है वो इम्परमिएबल होता है सोडियम और यूरिया के लिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सारे। और ये जो होता है वो वाटर के लिए हाईली परमिएबल होता है, मतलब वाटर का रीएब्जॉर्प्शन तो हो जाएगा लेकिन इम्परमिएबल है सोडियम और यूरिया के लिए। तो सोडियम और यूरिया यहाँ से रीएब्जॉर्ब नहीं होती, मतलब जो हमारा फ्लूइड आगे मूव करेगा उसमें सोडियम और यूरिया का कंसंट्रेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि वाटर तो एब्जॉर्ब हो रहा है। तो जो हमारा यहाँ पे जो फ्लूइड बनेगा वो आपका कैसा होगा, हाइपरटोनिक होगा। क्यों, क्योंकि उसमें सोडियम और यूरिया जो है ज़्यादा है कंपेयर टू वाटर। क्योंकि यहाँ पे रीअब्जॉर्ब हो रहा है क्योंकि ये परमिएबल है वाटर के लिए लेकिन इम्परमिएबल है सोडियम और यूरिया के लिए। अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो आपका कौन सा है, थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। तो ये कैसा होता है, इसमें क्या होता है, ये जो होता है दोस्तों इम्परमिएबल फॉर वाटर, ये वाटर के लिए इम्परमिएबल होता है। वो पहला वाला किसके था, सोडियम और यूरिया के लिए इम्परमिएबल था, लेकिन ये आपका वाटर के लिए इम्परमिएबल होता है दोस्तों। और हाईली परमिएबल फॉर सोडियम एंड क्लोरीन आयन, क्लोरीन और सोडियम आयन के लिए हाईली परमिएबल होता है। और यहाँ पे सोडियम और क्लोरीन आयन का एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है किसके, सोडियम पोटेशियम और क्लोरीन को ट्रांसपोर्टर के द्वारा। यहाँ पे सोडियम और क्लोरीन का एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है और कैल्शियम और मैग्नीशियम भी यहाँ पे अब्जॉर्ब होते हैं।
तो यहाँ पे जो आपका फ्लूइड बनेगा वो कैसा होगा, हाइपोटोनिक होगा। क्यों? क्योंकि उसमें जो आपके हैं इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो एब्जॉर्ब हो चुके हैं, मेनली वाटर है या बहुत कम मात्रा में आपके इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। तो वो आपका फ्लूइड कैसा होगा, वो आपका जो फ्लूइड होगा वो हाइपोटोनिक होगा। कैसा होगा? हाइपोटोनिक होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है नेफ्रॉन्स का, वो है आपका अर्ली डिस्टल ट्यूब्यूल। आपका कैसे? अर्ली डिस्टल ट्यूब्यूल में जो होता है वो इम्परमिएबल फॉर वाटर, ये भी वाटर के लिए इम्परमिएबल होता है। और यहाँ पे जो आपका सोडियम और क्लोरीन का, क्लोराइड आयन का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो सोडियम क्लोरीन सिम्पोर्टर के थ्रू होता है। सोडियम क्लोराइड आयन सिम्पोर्टर के थ्रू यहाँ पे सोडियम और क्लोराइड आयन का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है। अब हमारा जो लास्ट पार्ट है वो है आपका लेट डिस्टल ट्यूब्यूल। इसमें क्या होता है, सोडियम एंड पोटेशियम एक्सचेंज इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन जो हार्मोन है उसके इन्फ्लुएंस में सोडियम और पोटेशियम का एक्सचेंज होता है। इसमें क्या होता है, मेनली जो एल्डोस्टेरोन होता है इट प्रमोट सोडियम एब्जॉर्प्शन एंड पोटेशियम डिप्लीशन। सोडियम एब्जॉर्प्शन को प्रमोट करता है बट और पोटेशियम डिप्लीशन को प्रमोट करता है। कौन सा? एल्डोस्टेरोन। और इसमें जो होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन द कलेक्टिंग डक्ट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एंटी डायरेटिक हार्मोन। जो वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है कलेक्टिंग डक्ट में वो किसके इन्फ्लुएंस में होता है? वो एंटी डायरेटिक हार्मोन्स की वजह से होता है। एंटी डायरेटिक का मतलब होता है कि जो डायरेटिक मतलब डायलिसिस को क्या करे, अपोज करे, तो उसको क्या बोलते हैं? एंटी डायरेटिक। ये ड्रग्स कौन कौन सी हैं ये भी हम बातें आगे करेंगे। और नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, हाइड्रोजन आयन्स प्रेजेंट इन यूरिन कन्वर्टेड इनटू अमोनिया एंड अमोनियम आयन विच इज एक्सक्रीटेड। ठीक है दोस्तों, absence of antidiuretic hormone in collecting duct become impermeable to water and large amount of dilute यूरिन एक्सक्रीटेड। अगर हमारे कलेक्टिंग डक्ट में एंटी डायरेटिक हार्मोन्स की अब्सेंस हो जाए तो उससे क्या होगा, उससे क्या होगा, जो हमारा कलेक्टिंग डक्ट होगा वो इम्परमिएबल हो जाएगा वाटर के लिए। अल्टीमेटली जो हमारा वाटर यूरिन का ज़्यादा आउटपुट आएगा, मतलब यूरिन ज़्यादा एक्सक्रीट होगा क्योंकि अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा वाटर का यूरिन में। तो ये रहा बेसिक इंट्रो किसका दोस्तों, ड्रग एक्टिंग ऑन यूरिनरी सिस्टम। कौन कौन सी ड्रग है जो हमारी यूरिनरी सिस्टम पे एक्ट करती है। मेनली हमने इसमें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखा, ड्रग उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन नहीं देखा दोस्तों, हमने मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन की स्टडी की और नेफ्रॉन्स के डिफरेंट पार्ट की स्टडी की, कौन से पार्ट पे क्या हो रहा है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट क्योंकि अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में हम डायरेटिक्स देखेंगे, कौन कौन सी ड्रग्स हैं डायरेटिक्स में और कौन सी ड्रग कहाँ पे वर्क कर रही है। यहाँ पे बेसिकली साइट आपके मेंशन किए गए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डायरेटिक्स की स्टडी करेंगे। तो अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।